जैसे अभी हमने यहाँ पढ़ा कि एक पेटी में 50 आम हैं, लेकिन हमारे पास अगर हम अंकित रूप में पढ़ते हैं तो ये कह रहा है कि क्या करेंगे अगर हमारे पास 5 पेटी हो तो इस क्रम में हम इसे जोड़ते हैं और जोड़ने के क्रम में हम गुणा करके लिखते हैं। ये हमारी पेटियों की संख्या है। ये जो हमने यहाँ लिखा है ये हमारी पेटियों की संख्या है। ऐसे ही तुम्हारी पुस्तक में है कि एक पेटी में आम कितने हैं, 50 हैं, लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसी पेटियां हैं जिनका मान b है, हमारे पास कुल माना कि कुल पेटियों की संख्या b है, तो हम उनके लिए क्या करेंगे, पेटियों की संख्या जो हमारी पुस्तक में लिख रहा है उसके लिए हम b लिखेंगे अंग्रेजी का। अब उसके लिए क्या है, अगर एक पेटी 50 आम से है तो b की पेटियां क्या है, ये b हमारा 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 2 4 6 8 भी हो सकता है, 10 15 20 भी हो सकता है। तो अब इस क्रम में अगर हम लिखेंगे कुल आम, तो जैसे हमने यहाँ आम की गुणा किया है वैसे यहाँ भी हम गुणा करेंगे, लेकिन ये हमारा बीजीय गुणा होगा, 50 गुणे b। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और बीज गणित में हम अगर गुणा का चिन्ह ना लिखकर ऐसे सीधे लिख दें तो भी ये गुणा ही माना जाता है। तो हमारे पास 50 बी आम हो गए। कितने आम हो गए, 50 बी आम। तो इस प्रकार हम अपनी जो गणनाएं हैं, जो हमारे ज्ञान हैं, जो कक्षा 1 से लेकर अभी तक प्राप्त किए हैं, उनको भी हमें प्रयोग करना है। और ठीक इसी तरह हमारा जो 5वां सवाल है वो लिखा है कि शिक्षक एक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देता है। शिक्षक द्वारा एक विद्यार्थी को दी पेंसिल, एक विद्यार्थी को पेंसिल दी है। अगले प्रश्न में विद्यार्थी को दी पेंसिल, लिख रहा है 5। कितनी पेंसिल दी है, 5 पेंसिल दी है। और जब 5 पेंसिल दी है, इस क्रम में हम ये ध्यान देते हैं विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात होने पर क्या आप कुल वांछित पेंसिलों की संख्या बता सकते हैं। अगर हमें यह बता दिया जाए कि हमारे पास इतने विद्यार्थी हैं, अब अंकों में अगर कहेंगे तो 2 4 6 8 10 जो भी हैं, 15 20 25 50 हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, हमारा प्रश्न है उनके क्रम में अगर ये कहता है कि हमको कितनी पेंसिल देना पड़ेगा, तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे, उस क्रम में पूछ रहा है। अभी प्रश्न देखा और अब हम आगे देखते हैं। शिक्षक द्वारा एक विद्यार्थी को दी पेंसिल 5, और यहां कह रहा है कि हमारे पास कुल विद्यार्थी कितने हैं, करा उसके लिए अंग्रेजी का यस लिखो। विद्यार्थी को अंग्रेजी में स्टूडेंट कहते हैं, करा यस लिखो। और अगर हमारे पास ये यस स्टूडेंट हैं, और हमने कल ही पढ़ा था कि यस एक चर है जिसका बदल जाता है। बोलो, यस एक, हाँ बोलो बेटा, बोलो। ये यस हमारा एक चर है। चर का मतलब है कि इसका अंकीय मान बदलता रहता है। ये यस का 1 2 10 जितना भी हो सकता होगा। तो अगर एक विद्यार्थी को हमारे टीचर ने 5 पेंसिल दी और हमारी कक्षा में विद्यार्थी जितने भी हैं हम उनको यस लिखते हैं, तो कितनी पेंसिल देनी पड़ेगी, तो कुल पेंसिल के लिए अभी हमने पढ़ा कि जितने भी बच्चे हैं
सबको इसी क्रम में पेंसिल देनी पड़ेगी, सबको बराबर बराबर देनी पड़ेगी। अभी हमने यहाँ पढ़ा कि हम बराबर बराबर देने के क्रम में जोड़ लेते हैं, और जोड़ का ही संक्षिप्त रूप है गुणा करना। तो 5 विद्यार्थी तो 5 पेंसिल गुणे हमारे यश विद्यार्थी। अब यश के लिए तुम यहाँ लिख सकते हो, जैसे तुम्हारी कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं तो 10 से गुणा कर सकते हो, 20 हैं तो 20 से, 5 हैं तो 5 से, और जितने भी हैं हम उतने से गुणा कर लेंगे। इस प्रकार शिक्षक को अगर सभी बच्चों को पेंसिल देनी है तो इस क्रम में वो टीचर 5S पेंसिल देगा। और जो हमारा यश है ये बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, विद्यार्थियों की संख्या है। मतलब एक बच्चे की पेंसिल और गुणे जितने विद्यार्थी हैं सबको अगर हम गुणा कर देते हैं तो वो हमारा प्रश्न मिल जाता है। और अभी हम लोग आगे देखते हैं, तो हमारा जो अगला प्रश्न है 6वां, इस तो हमें इन अपने प्रश्नों को हमेशा ध्यान देते रहना है। हमें अपने इन प्रश्नों को बार बार ध्यान देते रहना है, जिससे कि हमारे ये प्रश्न हमारे साथ रहें और हम इनमें अभी अब हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ देखते हैं अब ये हमारा 6वां प्रश्न है और 7वां प्रश्न है। दोनों को तुम लोग 2 मिनट पढ़ो, फिर आगे अभी हम इसे हल करते हैं और समझने का प्रयास करो, क्योंकि जब तक हम प्रश्नों को पढ़कर नहीं समझेंगे हल नहीं कर सकते। और प्रश्नों को पढ़ना और उन्हें समझना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले 6वां प्रश्न देख लो, फिर हम आगे इसको समझा रहे हैं, और 7वां भी देख लो। और अब हम पढ़ते हैं कि हमारा जो 6वां प्रश्न है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 6, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या लिखा है सबको पता है। एक चिड़िया 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ती है। एक चिड़िया है और वो 1 मिनट में, चिड़िया 1 मिनट में कितना उड़ती है ये लिखा गया है, तो हम भी लिख लेते हैं चिड़िया 1 मिनट में उड़ती है। अब हम यहाँ लिख लेते हैं, उड़ती है बराबर 1 किलोमीटर। ये हमारी पहली सूचना है। चिड़िया 1 मिनट में उड़ती है 1 किलोमीटर। क्या आप चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी को मिनटों में उसके उड़ने के समय के पदों में व्यक्त कर सकते हैं? उड़ने के समय में व्यक्त कर सकते हैं। वो चिड़िया कितना उड़ती है? देखो यहाँ समय कितना वो ले रही है, 1 मिनट, और 1 मिनट में उड़ती है 1 किलोमीटर। तो अगर ऐसा 2 मिनट होगा तो, ऐसा अगर 3 मिनट होगा तो, इस क्रम से हम क्या करेंगे बता सकते हो? जोड़ेंगे कि घटाएंगे या गुणा करेंगे? बोलो काम ना बेटा। चिड़िया 1 मिनट में उड़ती है 1 किलोमीटर, तो अगर 2 मिनट हो जाए तो कितना उड़ेगी?
या 3 मिनट हो जाए तो कितना उड़ेगी? हाँ बोलो। समय के लिए हम टी का प्रयोग करेंगे और ये टी हमारा मिनट है। अब यार हमारा चर है तो यहाँ उड़ेंगे। इस समय को जब हम लिखते हैं तो इसका एक सूत्र बनता है समय के साथ। ये बनता है सूत्र दूरी के लिए चाल गुणे समय, और चाल के लिए उसकी चाल है 1 किलोमीटर 1 मिनट में, और समय के लिए यहाँ टी, टी फॉर टाइम लिखा गया है। अब हम 1 किलोमीटर यहां लिख देते हैं, गुणा करेंगे 1 किलोमीटर, एक और टी हम दोनों लिखे हैं। इसको हम चाहें तो टी एकम टी ऐसे टेबल भी पढ़ लेते हैं पहाड़ा, और ऐसे लिख देंगे टी किलोमीटर। इस प्रकार हम इसे गुणा भी कर लेते हैं। और ठीक ऐसी ही समस्या हमारे अगले प्रश्न में है। हम अपने प्रश्नों को पढ़ें और समझें और उन्हें पर ध्यान देने का प्रयास करें, और जब प्रयास करेंगे तो वो प्रश्न हमारी समझ में आ जाएंगे। अगर 1 मिनट में है तो 1 मिनट से गुणा करेंगे, 2 मिनट हुआ तो 2 मिनट, 3 मिनट हुआ तो 3 मिनट। इस क्रम से यह हमारा गुणा होगा। और यही सवाल तुम्हारे 6वें में था। राधा बिंदुओं से जोड़कर एक रंगोली बना रही है। खड़िया के पाउडर की सहायता से बिंदुओं को जोड़कर रेखाओं का एक सुंदर प्रतिरूप बना। उसके पास एक पंक्ति में 8 बिंदु हैं। अब 8 पंक्ति की रंगोली में कितने बिंदु होंगे? अब यहां तुम्हारे पास है, जैसे कह रहा है यहां, अभी हम इसको इरेज कर देते हैं। कराइट वो एक रंगोली बनाती है और रंगोली की एक पंक्ति में 8 बिंदु हैं, नहीं 12, और 8 बिंदु हैं। उन 8 बिंदुओं की सहायता से वो रंगोली बनाती है। तो हम यहाँ लिखते हैं सर रंगोली की एक पंक्ति में बिंदु, एक पंक्ति में बिंदु कितने प्रयोग किए गए हैं? 8। मैं पढ़ाऊं क्या आपको? यहां पर 8 बिंदु प्रयोग किए गए हैं। कह रहा है ऐसे ही एक पंक्ति में 8 बिंदु प्रयोग किए गए हैं। ऐसे ही पंक्तियां बनाई जाती हैं, और पंक्तियों को हम लोग लिखते हैं। पंक्ति के लिए हम लोग रो लिखते हैं, अंग्रेजी का रो होता है। और यहाँ कह रहा है पंक्तियों के लिए आर लिखो, आर फॉर रो। आर पंक्ति में बिंदु, अगर एक पंक्ति में 8 तो आर की पंक्ति में कितने होंगे? पहले इसका एक बीजीय मान लिखो। यहां भी ये हमारे पर गुणित हो जाएंगे आर से। अगर एक पंक्ति में 8, आर की पंक्ति में गुणे आर बिंदु, ये यहां पर हम लिखेंगे। और ये पूरा करोगे 8 आर बिंदु होगा। इस प्रकार जितनी पंक्तियां होंगी वह हमारे 8 से गुणित हो जाएंगी। और इसी क्रम में दे रहा है, पहली एक सवाल इसमें और है कि अगर 8 पंक्तियां हो तो कितने बिंदु होंगे? जरा अगर ऐसा लिखे हो, इसी के आधार पर बताओ 8 पंक्ति में कितने बिंदु होंगे। और दूसरा प्रश्न भी लिख रहा है 8 पंक्ति में बिंदु कितने होंगे। और इसी में दूसरा भी लिख रहा है अगर 10 पंक्ति हो तो कितने बिंदु होंगे। 10 पंक्ति में बिंदु कितने होंगे ये पूछ रहा है। जैसे एक पंक्ति यानी आर पंक्ति, तो 8 आर हम यहां लिखेंगे
8 आर, या लिखेंगे 8 गुणे आर की जगह पर अब हम 8 लिखेंगे, 8 यहां लिखेंगे और फिर बराबर कर देंगे तो गुणा करेंगे। 8 गुणे 8 बराबर 64 बिंदु। इस प्रकार हमारे इन प्रश्नों में 64 बिंदु होंगे। समझा बेटा? ऐसा ही हम 10 के लिए भी प्रयोग करेंगे, मतलब 8 गुणे 10 और फिर 80 बिंदु। इस प्रकार हम अपने इन प्रश्नों को इसी क्रम में हल करेंगे। तो हमें इन प्रश्नों को बार बार इसी क्रम में ध्यान देना है। हमें अपने अंकगणित और बीजगणित के आधारभूत प्रश्नों को भी ध्यान देते रहना है। और ऐसे जैसे हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं गुणा के क्रम में, ऐसे ही और भी प्रश्न होंगे जो हमारे जोड़ने, घटाने या गुणा करने के क्रम में प्रयोग किए जाएंगे। जोड़ने, घटाने या गुणा करने के क्रम में प्रयोग किए जाएंगे और हम जिन्हें लिखेंगे। तो ये हमारे प्रश्न हुए। अब हम अपने अगले प्रश्नों पर ध्यान देते हैं और पहले प्रश्नों को पढ़कर उनकी प्रकृति को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब तक हमें प्रश्नों की प्रकृति नहीं समझ में आती हम नहीं हल कर पाते। इसके आगे हमारा अगला प्रश्न यह है, लीला राधा की छोटी बहन है। 2 बहनें हैं, अब यहाँ बहन लिखा है। लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। क्या आप लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिख सकते हैं? राधा की आयु x वर्ष है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे जो सूचना है उसके आधार पर लिखेंगे कि राधा की आयु, यहाँ पर हल करेंगे और ऐसे 9वां प्रश्न अपना पढ़ेंगे। तो माँ ने लड्डू बनाए हैं, लेकिन माँ ने लड्डुओं की संख्या नहीं बताई। उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवार के सदस्यों को दिए, फिर भी 5 लड्डू शेष रह गए। यदि माँ ने यह लड्डू दे दिए हों, उसने कुल कितने लड्डू बनाए थे? देखिए, अब ये कह रहा है कि अगर माँ ने यह लड्डू बांट दिए और उस क्रम में अभी 5 लड्डू बचे हैं, तो माँ ने कुल कितने लड्डू बनाए थे? तो इन्हें हम गणितीय रूप में या जिसको हम कहते हैं बीजीय रूप में कैसे लिखेंगे? और इस प्रकार हमें ध्यान देना है। गणित को जब भी हम पढ़ें और इसको आसान करने के लिए हम जब इसे अपनी गणना के क्रम में अपने परिवार से ही गणित को प्रारंभ करते हैं तो वहां से आसानी से समझ में आ जाता है। अभी हमने 2 प्रश्नों को पढ़ा है और फिर इनके लिए आगे हल करते हैं। जैसे लिख रहा है पहले प्रश्न में, 8वां प्रश्न जो हमारा है का 2 बहनें हैं, एक है राधा। यहाँ लिख रहा है राधा की उम्र। हमारे लिए एक प्रश्न यह है x वर्ष। राधा जो है वो x वर्ष की है। इसी की एक लाइन में लिखा है उसकी बहन लीला। उसकी एक बहन है जिसका नाम है लीला, उसके लिए लिखा है लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। लीला की उम्र राधा से 4 वर्ष छोटी। और इसका अर्थ अगर हम ये देते हैं तो ये बताओ क्या होगा? अगर ये हम हो और हमारे भाई बहन हो, उस क्रम से अगर पढ़ेंगे, अगर हमारी उम्र इतना है तो लीला की उम्र को हम कैसे लिखेंगे?
या अपने छोटे भाई बहन, क्योंकि ये छोटी है तो लीला छोटी है, उम्र कम है, 4 वर्ष छोटी, तो इसका अर्थ लीला छोटी है। तो लीला की उम्र क्या होगी, इसको हम कैसे लिखेंगे? अपनी बहन से, राधा से उम्र ज्यादा होगी या कम होगी? अब हम यहाँ देख लेते हैं, सबकी समझ में आ रहा है ना? अगर ये राधा है तो लीला की उम्र ज्यादा होगी राधा से कि कम होगी? बता बेटा कामना। हाँ, लीला की उम्र राधा से क्या होगी? प्लस हो, धन होगी कि ऋण होगी? जोड़ी जाएगी, घटाई जाएगी? डिम्पल, हाँ घटाई जाएगी बेटा, बहुत अच्छा। अगर राधा यक्ष है, ये जब 4 वर्ष छोटी है तो इसकी उम्र 4 वर्ष कम हो जाएगी। तो राधा की, लीला की उम्र राधा से 4 वर्ष कम हो जाएगी और ये हो जाएगी लीला की उम्र। अगर ये लीला बड़ी होती तो उसकी उम्र 4 साल जुड़ जाती, लेकिन जब छोटी है, इसे अगर हमारी उम्र अगर आज 10 साल है और हमारा भाई हमसे 3 साल छोटा है, तो उसकी उम्र हमारे से क्या होगी? जुड़ेगी, घटेगी? उसी क्रम में हल करेंगे। और ऐसे यहाँ भी है, जो हमारा 9वां सवाल है, करा माँ ने लड्डू बनाए हैं बट उनकी संख्या नहीं बताई। माँ ने लड्डू दे दिए और देने के बाद 5 लड्डू बचे हैं, तो यहां लिख सकते हैं कि बचे हुए लड्डू, बचे लड्डू कितने हैं ये नहीं ये तो पता है हमें। बचे लड्डू हैं 5, बचे लड्डू कितने हैं? 5। और एक लाइन में दे रहा है माँ ने दिए या बांटे लड्डू। माँ ने बांटे लड्डू, मेहमानों को बांट दिया, घर में बांट दिया और हमको भी मिल गए, सबको बांट कर लड्डू दे दिए। कहा इस लड्डू के लिए हम यल लिखेंगे कि माँ ने जो लड्डू बांटा है वो यल है। कहा अब इसको बता दो कि माँ ने कुल कितने लड्डू बनाए थे, कुल बनाए लड्डू कितने थे। इसको अब हम इन दोनों संख्याओं के क्रम में कैसे लिखेंगे? ये हमारे बचे हुए लड्डू हैं और ये हमारे बांटे हुए लड्डू हैं, तो कुल लड्डू कैसे बनाएं बताएंगे? समझ में आ रहा है? बताओ बेटा मुझे। हाँ बताओ, क्या आ रहा है समझ में? ये जुड़ेंगे कि घटेंगे कि गुणा होगा, भाग होगा, क्या होगा? हाँ बोलो, सुन रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा बेटा। देखो, ये बांटे गए लड्डू और ये बचे लड्डू जुड़ जाएंगे, क्योंकि माँ ने तो पूरा बनाया था ना, सब मिला के बनाया था। उसमें से यल के लड्डू बांट दिए और 5 लड्डू बचे रहे, तो कुल लड्डू हमारे हो जाएंगे यल धन 5 या यल प्लस 5। इस प्रकार समझ में आ रहा है बेटे? ऐसे ही हमारे ये प्रश्न हैं जो हमें पढ़ने भी हैं, समझने भी हैं। यहाँ समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और ऐसे 10वां सवाल भी है, संतरों को बड़ी पेटियों में से छोटी पेटियों में रखा जाना है। एक बड़ी पेटी को खाली किया जाता है तो उससे 2 छोटी पेटियां भर जाती हैं। अब फिर यहां देखो लिखा गया है, कहा कि 2 पेटियां हैं जिनमें हमें, देखो ये एक बड़ी पेटी है और बड़ी पेटी को खाली करते हैं तो छोटी 2 पेटी भर जाती है, फिर भी 10 संतरे शेष रह जाते हैं। यदि एक छोटी पेटी में संतरों की संख्या को यक्ष लिया जाए तो बड़ी पेटी में संतरों की संख्या क्या है?
देखो अब यहां भी हम इसे लिखेंगे और इसी प्रकार हमारा 11वां और अंतिम प्रश्न है। यहां पर वर्ग बनाए गए हैं और वर्ग बनाने के क्रम में यहाँ देखो एक तीली उभयनिष्ठ दिखाया गया है कि जो इसे ये बीच की तीली है दोनों में है। यहाँ पर ये तीलियां उभयनिष्ठ हैं। यहाँ पर एक वर्ग, यहाँ दो वर्ग, यहाँ तीन वर्ग और यहाँ चार वर्ग। और इन वर्गों के क्रम में का वो नियम बताइए प्रतिरूप का जो भी हमने पीछे हल किया था कि तीलियों की संख्या क्या प्रयोग होगी। और इस प्रकार हम यहाँ हल करेंगे, लेकिन इसके पहले अपना 10वें को ध्यान देते हैं। का एक बड़ी पेटी को खाली करने पर दो छोटी पेटी भरती है। एक बड़ी पेटी को खाली करने पर दो बड़ी पेटी भरती है। तो सॉरी, एक बड़ी पेटी को जब हम खाली करते हैं तो हमारी छोटी वाली दो पेटियां भर जाती हैं। और इस क्रम में कह रहा है उसके बाद भी 10 संतरे शेष बच जाते हैं। यहाँ जो हमारा 9वां प्रश्न है वो 10वां इस क्रम में कह रहा है बेटा, चलो पढ़ते हैं कि जब हम एक बड़ी पेटी खाली करते हैं तो दो छोटी पेटी भर जाती है। मतलब एक बड़ी पेटी के संतरे जो हैं वे खाली बराबर दो छोटी पेटी में खाली होते हैं। दो छोटी पेटी में खाली हो जाते हैं। अब आगे यहां कह रहा है इस क्रम में फिर भी शेष 10 संतरे बच जाते हैं। शेष संतरे करार 10 संतरे हमारे बचे रहते हैं जो छोटी पेटी में नहीं आते। 10 संतरे अगर ऐसा है तो ये बताओ इस क्रम में इस बड़ी पेटी के संतरे को छोटी पेटी के संतरे में कैसे लिखेंगे। यहां दिया गया लिखा गया है छोटी पेटी में संतरे। छोटी पेटी में संतरे के लिए यक्ष लिखा गया है। संतरे बराबर यक्ष। जो हमारी छोटी पेटी है उसमें यक्ष संतरे हैं। अब इसको कह रहा है बड़ी पेटी के क्रम में लिखो। तो बड़ी पेटी में संतरे हम लिखने के लिए क्या लिखेंगे, बड़ी पेटी में संतरे। और इस क्रम में हम ध्यान देते हैं तो यहाँ एक छोटी पेटी में यक्ष है तो दो छोटी पेटी गुणा हो जाएगा, 2 यक्ष यहाँ, और ये 2 गुणे यक्ष 2 यक्ष हो गया। फिर भी 10 संतरे भी बचे हैं और ये जो 10 संतरे बचे हैं यहाँ जुड़ जाएंगे। इस प्रकार हम ये कह देंगे कि जो हमारी बड़ी पेटी है उसमें 2x धन 10 संतरे हैं। हमारी बड़ी पेटी में 2x धन 10 संतरे हैं जो हमारी इस बड़ी पेटी को पूरा पूरा भर देते हैं। और सवालों को यहाँ समझो और ध्यान दो। और अब हमारा जो 10वां प्रश्न है वहां पर वर्ग बनाया गया है। जैसे एक वर्ग बनाया गया, एक वर्ग में
अच्छा हाँ क्या बना है? एक वर्ग में तीली कितनी है? 4। अच्छा गिन के देखो दूसरे वर्ग में कितनी तीली है? दूसरे वर्ग में कितनी तीली लगाई गई है? 7। कितनी लगी है? 7। और 3 वर्ग में कितनी तीली लगी है? अच्छा बेटा, तो 3 वर्ग, हाँ बोलो। हाँ, 10 तीली दे दिया ना। अब क्या रहा है, इसे हम किस क्रम में लिख सकते हैं? तो यहाँ पर 10 तीली है, इसको हम किस क्रम में लिख सकते हैं? इसको तो हम यहां से छोड़ देते हैं। अगर हम, चलो तुम लोग ध्यान दो, अगर 4 बल्ब बनाएंगे तो कितनी तीली लगेगी? उसी में बना के देखो। तो 4 बल्ब अगर बनाएंगे तो वहां पर 13 तीलियां लगेंगी। कितनी लगेंगी? 13 तीली। और इस क्रम में कह रहा है, अब इसको एक प्रतिरूप में लिखो तो कैसे लिखोगे? और इनका जो हमारा प्रतिरूप बनेगा, या एक जिसको हम फॉर्मुलेट करेंगे प्रतिरूप में, देखो ये एक वर्ग है, एक में तो 4 है, लेकिन 2 में अगर यहाँ लिखते हैं 3, और तीलियों के लिए कुछ भी लिख देते हैं ABCD प्लस 1, यहाँ भी लिखते हैं 3x प्लस 1, यहाँ भी लिखते हैं 3x प्लस 1, और इस क्रम से जब हम इसे प्रतिरूप देते हैं 3x प्लस 1, यक्स हमारा क्या है? ये हम जितना वर्ग बनाएंगे उनकी संख्या है। एक वर्ग यहाँ 2 है, 2 3 6 प्लस 1 7, 3 है, 3 3 9 प्लस 1 10। अगर यहाँ 4 है, 4 3 12 और प्लस 1 13। इस क्रम से हमारे प्रश्न यहाँ पर हल होंगे। तो इसका जो प्रतिरूप बनेगा 3x प्लस 1 बनेगा। और ऐसे ही यहाँ त्रिभुजों के लिए भी लिखा गया है। और इन त्रिभुजों का प्रतिरूप अब तुम लोगों को अपने ढंग से बना के लिखना है, और इसमें इन प्रतिरूपों को तुम लोग ध्यान दोगे। समझा बेटा? और ऐसे हमारा पहला खंड का सवाल है, और दूसरे खंड में त्रिभुज है, जो हमारा बी खंड है वहां त्रिभुज है। और उन त्रिभुज में हमें किस क्रम में बनाया गया है, इसके लिए भी हम ध्यान दे लेते हैं। इसे देखो, एक त्रिभुज में 3 प्रयोग हुआ है, 2 में कितना प्रयोग हुआ? 5। और 3 में, और 4 में, खाना दे और क्या काम बोल। डी में कितना? देखो 9 प्रयोग हुआ है ना। यहाँ पर भी हम इसका जो ध्यान देंगे, त्रिभुज के प्रतिरूप में लिखेंगे 2x प्लस 1। त्रिभुज के प्रतिरूप में हमें क्या लिखना होगा? 2x प्लस 1। इस प्रकार हम अपने इन प्रश्नों को हल कर लेंगे और ध्यान देंगे। अगले प्रश्नों को भी अच्छी तरह पढ़ते रहेंगे।